मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं कि कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। एक तरफ पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे। अमेरिका और यूरोपीय देश ये पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। आपने प्रधानमंत्री को विदेश दौरा इग्नोर करता कब देखा है? क्या इसके पीछे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? भारत और मलेशिया दो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया भाई हैं। आपकी नजर हटी और दुर्घटना कभी भी घट सकती है। बांग्लादेश के जरिए हमारे यहां अस्थिरता फैलाना चाह रहा था। दर्शकों, एक खबर आती है। खबर यह कि आसियान के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि भारत दुनिया में होने वाले अलग अलग देशों के सम्मेलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाएं। ध्यान रहे, जिस समय यह खबर आती है उसी समय एक और खबर आती है और उसको कंफर्म करता है मॉस्को। क्रेमलिन का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका G20 के सम्मेलन में नहीं जाएंगे। दो बड़े देश, दो अच्छे दोस्त, बेहतरीन दोस्त, और दोनों अलग अलग सम्मेलनों में नहीं जा रहे हैं और उसकी खबर एकदम रियल टाइम पे आ रही है। एक तरफ पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे। आपको ज्ञात हो कि आसियान के सम्मेलन में वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आ रहे हैं। मलेशियन पीएम अनवर इब्राहिम ने यह कहा कि मेरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो गई है, वो वर्चुअली जुड़ेंगे। लेकिन क्या यह ऐसा है जो दिख रहा है? आपको यह पता होगा कि जब पहलगाम हुआ और उस पहलगाम के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो हमने दुनिया भर में अपने डेलीगेशन भेजे। जब हमारा डेलीगेशन मलेशिया गया, मलेशिया की तरफ से यह कहा गया कि भारत और मलेशिया दो अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया भाई हैं। यहीं से सारी कहानी समझ लीजिए। और अब हम आते हैं असल पिक्चर पर। यह सब कुछ ऐसा दरअसल है नहीं जैसा दिख रहा है। अब आपको यह लगेगा कि मैं फिर से इसी वाली तस्वीर के साथ क्यों आ गया। लोग मुझे कमेंट में लिख रहे हैं कि आप एक ही खबर को क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों लगातार दिखा रहे हैं। फिर जब यह वाली तस्वीर आपको दिख रही होगी तो साथ में एक और तस्वीर देखिए। यह है अमेरिकी ऑफिसर जैक्सन की कहानी हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन जैक्सन की तस्वीर और यह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन वाली तस्वीर है, इन दोनों तस्वीरों का क्या मेल है? जैक्सन अमेरिकी अफसर है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एससीओ के सम्मेलन वाली यह तस्वीर है। दूसरा, ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया एशियान के सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं, ट्विटर पर तरह तरह की शंकाएं जताई जा रही हैं। वहीं पर एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है मिस्टर सिन्हा। वो ये लिख रहा है कि आई डोंट थिंक पीएम मोदी अवॉइडिंग फॉरेन ट्रिप्स जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रंप, देयर समथिंग एल्स, प्रोबेबली अ सिक्योरिटी थ्रेट। आपने प्रधानमंत्री को विदेश दौरा इग्नोर करता कब देखा है? क्या इसके पीछे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या यह सिक्योरिटी थ्रेट वाली कहानी इस वाली तस्वीर से जुड़ती है जिसमें बताया गया कि नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन ने कोई सीक्रेट जानकारी दी जो वो नहीं चाहते थे कि चीन में कहीं और बताई जाए, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच राष्ट्रपति पुतिन की कार में 45 मिनट तक बातचीत हुई। फिर मैंने ये अमेरिकी अफसर की तस्वीर क्यों लगाई है, इसका और इस वाली तस्वीर का क्या लेना देना है? जब आप ये समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दुनिया में बहुत बड़ा पावर गेम चल रहा है और पावर शिफ्टिंग का ये दौर है। इसमें हर खिलाड़ी को बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आपकी नजर हटी और दुर्घटना कभी भी घट सकती है, और यही कारण है कि एक साथ दो दोस्तों ने यह तय किया कि व्लादिमीर पुतिन संभवतः साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जा रहे हैं। डीएनपी इंडिया ने जब से आपको यह बताया है कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की उस बंद कार में जो बातचीत हुई वो सुरक्षा संबंधित बातचीत थी। वो कुछ ऐसा था जो भारत को परेशान करने वाला था। वो कुछ ऐसा था जो ताशकंद 2.0 जैसा था। शास्त्री जी गए थे सही सलामत, लेकिन किस हालत में आए?
क्या कुछ ऐसा था जो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही थी और इस बात की जानकारी व्लादिमीर पुतिन द्वारा दी गई। और अब आपको सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम आशंकाएं, संदेह लोग लिखते, बोलते, बताते नजर आ जाएंगे, जिसमें इस आदमी का नाम आ रहा है जो है अमेरिकी अफसर जैक्सन। और यही वो जैक्सन है जिसका बांग्लादेश के एक होटल में शव मिला था। वो अमेरिकी अफसर जो कई महीनों से ढाका में रह रहा था और इसका शव, बड़े आश्चर्य और संयोग की बात है, उसी दिन मिला, उसी 31 अगस्त को, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एससीओ में तांजीन में राष्ट्रपति पुतिन की कार में बैठक हुई। ये दोनों तारीखें एक ही हैं, 31 अगस्त को। जॉनसन के बारे में लोग क्या लिख रहे हैं? जॉनसन के बारे में लिख रहे हैं कि जॉनसन का जॉब था, उसे टारगेट दिया गया था नरेंद्र मोदी के रूप में, और साथ ही यह बांग्लादेशी सरकार को सेंट मार्टिन आइसलैंड के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। मतलब अमेरिका सेंट मार्टिन आइसलैंड किसी भी हालत में हासिल करना चाह रहा था और यह किसी कोवर्ट ऑपरेशन को अमेरिका के लिए, CIA के लिए ढाका में अंजाम दे रहा था। इस सब तरह की डिटेल्स आ रही हैं और ऐसे में खबर आ रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे, पुतिन साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। अब आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि क्या जान का खतरा क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर ही है केवल, या फिर दुनिया के और भी नेता निशाने पर हैं, कुछ ताकतवर देशों के, कुछ ताकतवर लोगों के। आपको एक बात समझना पड़ेगा, यूरोपीय देश जिसको आप कहते हैं दक्षिण ताकतें कहते हैं, कि यूरोपीय ताकतें या फिर अमेरिकी ताकतें, वो जो गोरे हैं उनको कभी भी एशिया पसंद नहीं आया, उनको एशिया की एकता कभी पसंद नहीं आई। उन्हें यह लगता है कि वो दुनिया को अपने इशारों पर नचाएंगे, अपने इशारों पर बहलाएंगे और दुनिया हमेशा वैसी ही रहेगी। लेकिन एशिया के अंदर चीन, रूस और भारत जैसी शक्तियां हैं जिन्होंने अब उनका सुनना मना कर दिया है। लंबे समय से रूस और चीन अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से भारत ने भी यह कहा है कि हम पहले हमारा देखेंगे। विदेश नीति का एक ही मतलब है आज के दौर में, हर देश केवल अपना मतलब, अपना उल्लू सीधा करना जानता है और विदेश नीति यही है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश ये पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। नरेंद्र मोदी पर किस लेवल का थ्रेट है, किस लेवल का थ्रेट परसेप्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब हम नरेंद्र मोदी के दो बयान आपको सुना रहे हैं। एक बयान तब का है जब सीधे सीधे भारत ने अमेरिका को मना कर दिया कि भारत अपने किसानों से, भारत अपने पशुपालकों से धोखा नहीं करेगा, अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए भारत अपने बाजार नहीं खोलेगा। उसको लेकर जो कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। दूसरा, जब नरेंद्र मोदी एससीओ के सम्मेलन से लौटे, वो जो बंद गाड़ी में राष्ट्रपति पुतिन की कार में वो जो बैठक हुई, उसके बाद जब वो भारत लौटे और अगले ही दिन जब वो एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं जापान की यात्रा पर गया था, उसकी ताली बजा रहे हो, या लौटा हूं उसकी ताली बजा रहे हो। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो।
इन दोनों ही बयानों में संदेश छिपा है। संदेश वो कि रिस्क का, एक रिस्क फैक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी बड़े सामान्य लहजे में। यही नरेंद्र मोदी का तरीका है, वो सामान्य भाषा में आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है और उसमें बहुत ताकत लग रही है, बहुत कुछ लग रहा है और भारत का बहुत कुछ दांव पर है और भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकतों से टकरा रहा है। यही वो मैसेज था जो वो इशारों में बता रहे थे। क्या भारत ही केवल ऐसा कर रहा है? जी नहीं, भारत के अलावा वही खतरा व्लादिमीर पुतिन पर भी है, शी जिनपिंग पर भी है। व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन वॉर के बाद से अभी तक 6 बार अलग अलग असैसिनेशन के अटेम्प्ट हो चुके हैं। अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट तो मार्च के महीने में उनकी ही काफिले की एक कार में ब्लास्ट करके हुआ था। हालांकि उस कार में उस समय राष्ट्रपति पुतिन मौजूद नहीं थे। शी जिनपिंग की बात करें, आपको पता होगा कि मौजूदा थोड़े समय के लिए लोगों ने, दुनिया की मीडिया ने लिखना शुरू किया कि शी जिनपिंग गायब है, शी जिनपिंग गायब है, शी जिनपिंग कहां है। और यह सच बात है, चीन में शी जिनपिंग नहीं दिख रहे थे। तो क्या चीनी एजेंसी यानी एमएसएस को कोई ऐसी जानकारी थी कि कोई कोवर्ट ऑपरेशन चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ भी चलने वाला था और इसीलिए शी जिनपिंग को अंडरग्राउंड होना पड़ा? लेकिन जब वो आए तो उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने यह शुरू किया जो दुनिया के अखबार लिख रहे हैं, चाइना एक्सपेल्स टॉप मिलिट्री कमांडर्स इन लेटेस्ट एंटी करप्शन पर्स, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक्सपेल्स टॉप जनरल्स इन स्वीपिंग मिलिट्री क्रैकडाउन। यह सब खबर आ रही थी। शी जिनपिंग अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं, चाइना में तख्ता पलट होने वाला है, चीनी सेना के लोग ही तख्ता पलट कर देंगे। यह सब दरअसल जो अब कहानी आ रही है, यह सब सीआईए के ऑपरेशन का एक हिस्सा था। सीआईए का वो ऑपरेशन जिसमें चीनी जनरल्स सीआईए के हाथों बिक गए थे और ये अपने ही देश, अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी में थे। और यही कारण था कि पर्ज लाइक एनी अदर 9 टॉप चाइनीज जनरल्स एक्सपेक्ट व्हाई शी जिनपिंग इज क्लीनिंग हाउस अगेन। यह लगातार शी जिनपिंग को 6 महीने के अंदर 2-3 बार करना पड़ा। आप समझो, चीन जैसे देश के अंदर जहां कोई किसी की सुनता नहीं है, सरकार ही सर्वोपरि है, वहां कॉम्प्रोमाइज हो गई सिक्योरिटी शी जिनपिंग की और उनको अपने ही देश में अंडरग्राउंड होना पड़ा। बाद में जब वो लौटे और बाद में जब जांच हुई तो उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स को हटाया क्योंकि उनके ही खिलाफ उनके ही देश में साजिश चल रही थी। व्लादिमीर पुतिन पर कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन वो खुद केजीबी का हिस्सा रहे हैं। खुद केजीबी में लंबे समय तक वहां की जासूसी एजेंसी जो रशिया की है उसमें उन्होंने सर्विसेज दी हैं, तो उनको पता है कि खेल खेला कैसे जाता है। और यही कारण है कि पुतिन का अभी तक यूरोप कुछ बिगाड़ नहीं सका है। लेकिन कोशिश क्या रोकी गई है? बिल्कुल भी नहीं। क्रेमलिन ने कई बार दावा किया कि लगातार यूक्रेन की तरफ से, यूरोपीय शक्तियों की तरफ से यह कोशिश की जा रही है। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला केस। वो जो गाड़ी में बैठे, उसके बाद ये जो जैक्सन नाम का व्यक्ति है, ये आखिर ढाका में कर क्या रहा था? यह व्यक्ति अप्रैल में ढाका पहुंचता है, बांग्लादेश पहुंचता है और जब से यह ढाका पहुंचा है तब से भारतीय एजेंसियों की नजर में यह था, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। यह व्यक्ति जिन इलाकों का अधिकतर दौरा कर रहा था वो है सेंट पीटर्स का जो आइलैंड है, इसके लिए वो ढाका की सरकार को मनाने में या ब्लैकमेल करने में जुटा हुआ था। इसके अलावा ये कॉक्स बाजार का इलाका, कॉक्स बाजार का इलाका वो इलाका है जहां रोहिंग्याओं की बस्ती है। यह वो इलाका है जो म्यांमार से बिल्कुल सटा हुआ और बांग्लादेश के बॉर्डर का इलाका है। उस इलाके में इस व्यक्ति का ज्यादातर आना जाना, कॉक्स बाजार और ये चिटगांग का जो पोर्ट है, यहां पर आना जाना बहुत ज्यादा था इस इलाके में। और अब आपको यह समझ में आएगा, ये जो चिटगांग हो या फिर ये जो कॉक्स बाजार का इलाका हो, यही हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऊपर, ये मणिपुर वगैरह का हिस्सा यहीं पर जुटता है बांग्लादेश से। यह सब कुछ बेहद संदेहास्पद था। बांग्लादेश के जरिए यह आदमी हमारे यहां अस्थिरता फैलाना चाह रहा था और एक ऐसी कोशिश थी कि भारत के टॉप लीडरशिप के खिलाफ एक बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन प्लान करने की कहानी आ रही है, जिसमें यह व्यक्ति का जो पूरा का पूरा मोमेंट था बांग्लादेश के अंदर, वो एकदम से बांग्लादेश की सरकार को प्रो सीआईए बना देना, बांग्लादेश के सेंट पीटर्स ये जो द्वीप है इसको अमेरिकी कब्जे में ले लेना और यह सब कुछ के बाद भारत में अस्थिरता का बीज रोपना।
यह कोई पहली कोशिश नहीं थी, यह कोई आखिरी कोशिश भी नहीं है, लेकिन बताया यह जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 अगस्त को इस व्यक्ति की वेस्टिन नाम के 5 स्टार होटल में डेड बॉडी मिलती है। वहां अमेरिकी अधिकारी जल्दी से आते हैं, इसका पोस्टमार्टम तक नहीं होता, ऑटोप्सी रिपोर्ट तक नहीं ली जाती है, और इसको ये लोग बैग में लपेट के लेके चले जाते हैं और होटल अधिकारियों को बताया जाता है कि इसकी जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। एम्बेसी, अमेरिकी एम्बेसी से बताया जा रहा है कि कुछ महिला ऑफिसर भी आई थी और वो इस बॉडी को लेकर के वहां से चली जाती हैं, और उसके बाद अचानक जब डिटेल अब आने शुरू हो रहे हैं तो वो ये आ रहा है, सेम तारीख जिस दिन एससीओ के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और पुतिन एक साथ बैठे हैं, उसी दिन इनकी कहानी खत्म हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि एक फ्रेंडली नेशन के इनपुट पर एमएसएस यानी चीनी एजेंसी और भारत की एजेंसी ने मिलकर बांग्लादेश में जो यूनिस सरकार है उसका जो एंटी ग्रुप है उसको यह हिट जॉब दिया गया था, और उनको पेमेंट बताया जा रहा है कि क्रिप्टो में पेमेंट किया गया है, और उसके बाद बांग्लादेश के अलग अलग होटलों में कई सारे सीआईए ऑपरेटिव्स की हत्या की गई, जो बात अब तक सामने आ नहीं रही। अब आप यह बताइए कि सेंट पीटर्स द्वीप का अगर आपने नाम पहले सुना है तो यह कितना क्रिटिकल है, अमेरिका इसको क्यों चाहता है, वो ऐसा क्यों करना चाहता है, यह भी समझ लीजिए। सेंट पीटर्स द्वीप को लेकर शेख हसीना ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेके अमेरिका एक क्रिश्चियन कॉरिडोर बनाना चाहता है। मतलब भारत बांग्लादेश के बीच, म्यांमार के बीच एक क्रिश्चियन देश, और इस समय 2022-23 में दुनिया के अखबारों ने इस पर खबरें भी की थी, और शेख हसीना ने बाकायदा बताया था कि ऐसा करने का प्लान है, और इस बात से चीन भी बेहद चिंतित हुआ। देखिए, अगर इंडो पैसिफिक में सेंट पीटर द्वीप पर यहां आकर के अमेरिका बैठ गया, यह बात हमें तो नहीं ही पसंद है, लेकिन क्या चीन को पसंद आएगी? यह चीन के लिए भी बड़ा खतरा है। और वो भी बात छोड़िए, अगर कोई वेस्टर्न कॉरिडोर की कल्पना सीआईए कर रहा है भारत और बाकी चीन और बाकी इलाके को कंट्रोल करने के लिए, जहां वो अमेरिकी बेसेस बना सके, अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति रख सके, कंट्रोल करने के लिए, इलाके पर नजर रखने के लिए, तो आप ये बताइए क्या ये चीन चाहेगा, क्या ये भारत चाहेगा? और यही कारण है कि इस तरह के सिचुएशन में भारत और चीन जैसे देशों को एक होना पड़ता है। भारत और चीन दोस्त नहीं है, हमारी दुश्मनी का इतिहास है, लेकिन हम दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि इस इलाके में अमेरिका आकर बैठे। यह कहानी का कोई एक छोर नहीं है कि कहां से शुरू हुआ, कहां से खत्म हुआ, बहुत उलझी हुई कहानी है। और उसमें एक जॉनसन नाम का हिटमैन है जिसका काम यह था भारत में एनार्की फैलाना, और उस एनार्की के एवज में भारत की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना। आप अगर इस सब को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो मैं एक सिंपल बात आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस बात का प्रयास नहीं हुआ है? अमेरिका या यूरोपीय देश किसी भी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ यही करते हैं, पहले अव्यवस्था फैलाते हैं। अव्यवस्था क्रांति के नाम पर की जा सकती है, छात्र क्रांति आंदोलन के नाम पर की जा सकती है, किसान आंदोलन के नाम पर की जा सकती है, और यह बताकर देश में रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाया जाता है, जैसा नेपाल में साधारण सोशल मीडिया के नाम पर हो गया, जैसा बांग्लादेश में सरकार चुनी हुई नहीं है, सरकार चोरी करके बन जाती है। शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा, बताया गया कि यह स्टूडेंट आंदोलन है, लेकिन उस स्टूडेंट आंदोलन का हुआ क्या? बांग्लादेश क्या आज पाकिस्तान की स्थिति में है या नहीं है? यह किया इसीलिए जाता है कि पहले वो आपसे कहते थे उठो तो आप उठ जाते थे, आपको कहते थे चलो बैठो, आप बैठ जाते थे। आपके विकास से उनको दिक्कत ज्यादा नहीं है, उनको दिक्कत इस बात से है कि अब भारत यह कैसे बोल रहा है कि नहीं नहीं रशियन ऑयल हम खरीदेंगे, हमारे हिसाब से, हमारी जरूरतों के हिसाब से खरीदते रहेंगे, नहीं नहीं हम आपका जो थर्ड सिस्टम नहीं लेंगे, हम S-400 लेंगे। हम आगे से ऑफर कर रहे हैं, अमेरिका आगे से ऑफर कर रहा है हमको F-35, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं हम राफेल देख रहे हैं, हम Su-57 देख रहे हैं। उनको ना सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि भारत में पहले ऐसे लीडर्स, ऐसी सरकारें नहीं है जिन्होंने घुटने टेके हैं, जिन्होंने उनकी हां में हां मिलाया है, और यही कारण है कि इन यूरोपीय देशों को और अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
आपके यहां वो सब करके कोशिश करके पिछले 10 सालों में उन्होंने देख लिया है। वो चाहे सीए एनआरसी का आंदोलन हो, वो चाहे अलग अलग विषयों पर किसान आंदोलन हो, दोबारा आ गया 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी करने की कोशिश की गई। ये सारे प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन रिजीम चेंज एक बेहद मुश्किल काम है भारत जैसे विशाल देश में। तो अब वो अपने आखिरी ऑप्शन को तलाश रहे हैं, आखिरी ऑप्शन जहां जैक्सन जैसे लोगों को, सीआईए ऑपरेटिव्स को कोवर्ट ऑपरेशन पर लगाया जाता है। और फिर क्या होता है, जब इस बात की जानकारी हमारी एजेंसियों को और चीन की एजेंसियों को लगता है, तो बताया यह जा रहा है कि यह व्यक्ति मिस्टीरियस हालत में माफ करिएगा, बांग्लादेश के एक होटल में मृत पाया जाता है। और इन जैसे 4-5 और शवों की बरामदगी बांग्लादेश के अलग अलग होटल्स से होती है। इस आदमी के मूवमेंट पर भारतीय एजेंसियां पहले दिन से नजर रखी हुई थी। इस तरह के लोग देशों में दाखिल कैसे होते हैं? ये दाखिल होते हैं सिविल सोसाइटी के नाम पर, किसी कंपनी के सीईओ के नाम पर, कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पर। लेकिन इनका काम सिंपल होता है। हमारे यहां जो बेचैनी है, हमारे यहां जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये सरकार बहुत बुरी है, ये सरकार बहुत खराब कर रही है। हमारे यहां जो सरकारों से कुछ भी करवा लिया जाता था पहले, कैसे? दुनिया के अलग अलग देशों से, अरब मुल्कों से, यूरोप से, अमेरिका से अथाह पैसा आया करता था। किसको? सिविल सोसाइटीज को। क्या करती हैं ये सिविल सोसाइटीज? इन सिविल सोसाइटीज का कोई काम नहीं है सिवाय ये कि विदेशी पैसों का इस्तेमाल अपनी अय्याशी के लिए करें और भारत की गोपनीय जानकारी दुनिया भर के देशों को बेचें और भारत में अस्थिरता फैलाते रहें। भारत को कभी इस कदर मजबूत होने देने से रोकना ही मकसद था कि कभी कोई ऐसा नेता या सरकार ना आ जाए जो अमेरिका या यूरोप की आंख में आंख मिला करके या उन ताकतों के सामने खड़ा हो जाए और अपनी बात सामने से कह दे कि नहीं, हम हमारी जरूरतों के हिसाब से काम करेंगे। सिविल सोसाइटीज का यही काम था। नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, उन्होंने सबसे पहले इन सिविल सोसाइटीज की गर्दन मरोड़ दी और आज इनकी इस देश में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम ही क्लोज हो चुका है। अब पैसा आने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, कभी नेपाल के जरिए, कभी म्यांमार के जरिए, कभी बांग्लादेश के जरिए। कुल मिलाकर बात यह है दोस्त कि नरेंद्र मोदी को आपने कब ऐसा देखा था कि नरेंद्र मोदी किसी विदेश दौरे पर नहीं जा रहे? और ऐसे समय में जब व्लादिमीर पुतिन भी कह रहे हैं कि मैं साउथ अफ्रीका नहीं जा रहा हूं। कुल मिलाकर पावर शिफ्टिंग का दौर है और 3 देशों ने, दुनिया के बड़े देशों ने यह तय किया है कि हमको एक बार फिर से रीनिगोशिएट या रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है। अगर अमेरिका और यूरोप इस बात के लिए तैयार नहीं है तो उनको तैयार होना पड़ेगा। दुनिया अब पहले जैसी नहीं है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी ताकतों को यह समझना पड़ेगा। एक और बात आप समझिएगा, आपको लगेगा डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चेंज हो जाए, लेकिन वहां सरकार चलाती है और दुनिया भर के ऑपरेशन सीआईए ही चलाती है। राष्ट्रपति कोई भी रहे, अमेरिका की विदेश नीति उन्हीं तरीकों से चलती है जैसा चलती आ रही है। अमेरिका के बारे में एक बात कहा जाता है कि अमेरिका के दुश्मन हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना ज्यादा खतरनाक है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही इस पूरे विश्लेषण में आपको कहीं कुछ और भी लगता है जो जोड़ा जा सकता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी दीजिएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।